आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो इससे पढ़ने से पहले देखिए, आपके पास मान लो कोई बॉडी है। आप सभी को पता है कोई भी बॉडी कितने सारे पार्टिकल्स को मिला के बनती है। जैसे कि ये कितने सारे पार्टिकल्स को मिला के बनती है, तो उसमें हर पार्टिकल का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मुझे अगर किसी बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करना है, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करना है, तो मुझे हर पार्टिकल की स्टडी करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली अब सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पूरी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट, इस पूरी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट पे फिर हम पूरी बॉडी का मास सपोज करके चलते हैं कि वो सारा बॉडी का मास उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। ये हम सपोज करके चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पूरी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का जो मास है क्या हो? कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है? जस्ट एक पॉइंट है। वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है उस पूरी बॉडी के ऊपर, जहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर, ये सपोज करके चलते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। तो वही लिखा है, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है जी। और जब आप फिर उस पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाती है। ठीक है, जब भी आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाते हो, डेट इज़ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये दो मासेस हैं, दिस वन, दो मासेस हैं, उसको एक रॉड से अटैच किया गया है। तो जब मैं इस रॉड के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी, टॉप के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई टॉप के ऊपर ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो बॉडी है, पूरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव करेगी। और जब मैं सेकंड केस में मैंने फिर क्या किया? फोर्स लगाई बॉटम पे, तब ऑब्वियसली ये जो पूरा सिस्टम है वो कुछ ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये चीज़ है। बट थर्ड केस में क्या हो रहा है? मैं फोर्स कहाँ पे लगा रही हूँ? मिड पे कहीं। ठीक है, तो जब मैंने मिड पे ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो क्या होगा? वो जो ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी एग्जिबिट करेगी। ये जो पूरी बॉडी है कंसिस्ट ऑफ टू मासेस, ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसे मूव करेगी। तो मतलब वही हुआ, जब मैंने सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आ गई। ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अब हमने सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना है एक बॉडी के लिए, और वो बॉडी कितने पार्टिकल से बनी है? सिर्फ टू पार्टिकल से बनी है। उस केस में बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना है। तो कंसीडर कीजिए एक सिस्टम है, सिस्टम मीन्स बॉडी है जो कि दो पार्टिकल से बनी है। पार्टिकल्स का नाम रखा है ए, दूसरा है पार्टिकल बी। तो ये जो आप डिस्कस करोगे, या आप 2D में डिस्कस करोगे, डेट इज़ XY प्लेन में। तो दो पार्टिकल्स, एक बॉडी है जिसके दो पार्टिकल्स हैं A एंड B। M1 है मास ऑफ पार्टिकल A, M2 है मास ऑफ पार्टिकल B। अब इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई आपने, मतलब A पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई FA क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी A। बाहर से आपने फोर्स लगाई पहले A पार्टिकल के ऊपर FA, ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसी तरह B पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? जो कि FB। अब ऑब्वियसली एक सिस्टम है, बॉडी के ऊपर आपको मैंने बताया था कि जो बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं, ताकि वो सारे पार्टिकल्स बाइंड रहें, पूरी सिस्टम में बाइंड टुगेदर रहें। तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल फोर्सेस। तो यहाँ पे ए और बी जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ए पार्टिकल बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसी तरह बी पार्टिकल ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है जी। तो
पर क्योंकि ए पार्टिकल जब बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये हो गई एक्शन फोर्स, तो बदले में फिर बी ने ए के ऊपर लगानी है एज अ रिएक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस। ठीक है जी। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के अलावा अब यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस की बात करनी है, दिस वन दैट इज़ इंटरनल फोर्सेस। तो एफ ए बी क्या है? एफ ए बी का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरनल फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी। पहले ए के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके द्वारा? बी के ऊपर, जिसको डिनोट करेंगे एफ ए बी से। फिर है इंटरनल फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए, फिर बी के ऊपर फोर्स लगेगी बाय बॉडी ए। तो अब लिखेंगे इसके बाद कि पूरी बॉडी के ऊपर कितनी टोटल फोर्स एक्ट हो रही है। तो किसके बराबर होगी? ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन पार्टिकल ए एंड बी प्लस इंटरनल फोर्सेज ऑन पार्टिकल ए एंड बी। तो टोटल फोर्स आ गई एफ के बराबर, वो किसके बराबर होगी? पहले एक्सटर्नल फोर्सेज का सम अप कर दो, डेट इज़ एफ ए प्लस एफ बी। देन इंटरनल फोर्सेज जो लग रही थी उनका भी सम अप कर दो, एफ ए बी प्लस एफ बी ए। तो टोटल फोर्स आ गई एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ ए बी प्लस एफ बी ए। अब इसके बाद जो इंटरनल फोर्सेस है ना, उनका जो सम हो जाएगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं। पहले मान लो एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक पार्टिकल दूसरे ऊपर लगा रहा है, फिर बदले में दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल पे लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डेट्स वाई यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस का जो सम होगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो आपको जो टोटल फोर्स मिलेगी वो जस्ट किसके बराबर मिलेगी? सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस डेट इज़ एफ ए प्लस एफ बी के बराबर। अब इसके बाद अब यहाँ पे आपको मिल गया एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी ए प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी बी। एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी ए, आप कैसे लिख सकते हो? डेट इज़ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर क्या होगा? बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी ए विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसी तरह आप इसको फिर लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना लिया था ए बॉडी का? m1, उसकी वेलोसिटी लेट से v1 है। क्योंकि फोर्स लगी है डेट इज़ एफ ए, क्या एक्सटर्नल फोर्स लगी है बॉडी के ऊपर, ए बॉडी के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली कुछ मूव करना स्टार्ट कर देगी v1 वेलोसिटी से। ठीक है। अब फर्दर आप v1 को लिख सकते हो dr बाई डी टी, क्योंकि v1 क्या है? डेट इज़ वेलोसिटीज़। r1 एंड r2 क्या है? अब यहाँ पे उसके पोजीशन वेक्टर्स। v1 को लिखोगे dr1 बाई डी टी। r1 एंड r2 क्या है? a एंड b जो पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स। देयरफॉर जो आपके पास v1 आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? dr1 बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी होती है चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अब लिख दीजिए तो आपको एफ ए मिलेगा। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी ए विल बी डी बाई डी टी ऑफ m1, v1 को लिखा dr1 अपॉन डी टी। यहाँ पे वेक्टर साइन मस्ट है। देन यू विल हैव, अब यहाँ पे अगेन m1 का क्या है? m1 कांस्टेंट है, मास क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ फर्दर डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 वेक्टर। ओके, तो ये बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ m1 r1 वेक्टर। तो एफ ए वेक्टर, एफ ए की वैल्यू तो आ गई। इसी तरह अब एफ बी की बात करेंगे। एफ बी क्या? एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी बी। इसको भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो वही लिखा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी बी विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास है बी पार्टिकल का m2, वेलोसिटी है लेट से v2।
तो फर्दर यहाँ पे v2 को फिर से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो होगा dr2 अपॉन dt के बराबर। अगेन यहाँ पे फिर से मास तो कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हो d बाई डी टी ऑफ फर्दर d बाई डी टी ऑफ m2 r2, देन इट विल बी d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ऑफ m2 r2 वेक्टर। यहाँ पे fb वेक्टर आएगा साथ में। अब आपके पास fa वेक्टर की वैल्यू भी आ गई, fb वेक्टर की वैल्यू भी आ गई, इसको नंबर दो b, इसको नंबर दो a। अब a एंड b की आप वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपके पास पुट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। टोटल फोर्स विल बी d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m2 r2। यहाँ से आप d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, आपको मिलेगा अंदर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। अब इसके बाद इस इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है राइट हैंड साइड इक्वेशन को, राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना है m1 प्लस m2 से। तो करते हैं डिवाइड, तो f वेक्टर विल बी m1 प्लस m2 से पहले मल्टीप्लाई करवाया, देन अब डिवाइड करवा दो, तो ये आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब तक ठीक है, फिर इसको आपने इक्वेशन नंबर दे दी 2। अब तक जो आपने कंसिडर किया वो आपने अलग अलग दो पार्टिकल्स दिए पूरी बॉडी के a एंड b, फिर उसका अलग से उनके ऊपर टोटल फोर्स निकाली। अगर मैं बात करूं आपके पास वही दो पार्टिकल वाला सिस्टम है, ठीक है, पूरी बॉडी की अब बात करेंगे अलग, अब अलग अकेले अकेले पार्टिकल की बात नहीं करनी, अब पूरी बॉडी की बात करनी है जो कि दो पार्टिकल से बनी है m1 एंड m2। ए पार्टिकल का मास था m1, बी पार्टिकल का मास था m2। अब पूरी बॉडी के ऊपर सेम कितनी फोर्स लग रही है, डेट इज़ एक्सटर्नल फोर्स तो सेम लगेगी, टोटल फोर्स डेट इज़ एफ वेक्टर। तो अब इस केस में अब पूरी बॉडी की बात करनी है, तो पूरी बॉडी का मास क्या है, कंसिडर बॉडी की बात करनी है, तो बॉडी का मास क्या है m1 प्लस m2, मास है m1 प्लस m2, और उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर ले लें r वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर, उसके पैरों में लिख दो cm, डेट इज सेंटर ऑफ मास। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए तो मिलेगा आपके पास मास हो गया टोटल m1 प्लस m2 और उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर हो गया rcm। तो ये तो था अलग अलग पार्टिकल्स के केस में, ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल में जब निकाला, जब पूरी बॉडी का निकालना हो तो आपको यही जो इक्वेशन होगी फोर्स वाली, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेट इज़ फोर्स। जो फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर कितनी लगेगी, फोर्स होती है मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है, अब मास m1 प्लस m2। लेट से फोर्स लगाने पर बॉडी की एक्सीलरेशन थी a के बराबर, ठीक है, a इज़ द एक्सीलरेशन। तो अब एक्सीलरेशन को कैसे लिखोगे, m1 प्लस m2, एक्सीलरेशन होगी d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको पता है कैसे लिखते हैं, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि x के यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है rcm, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा d स्क्वायर rcm अपॉन dt स्क्वायर। ओके, तो अब इस इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि है तो वही बॉडी, पहले अलग अलग पार्टिकल्स कंसिडर किए थे, अब पूरी बॉडी का मास लिया है m1 प्लस m2, तो अब इक्वेट कर सकते हो आप सेकेंड एंड थर्ड को, तो आपको मिलेगा m1 प्लस m2 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 d स्क्वायर rcm अपॉन dt स्क्वायर के, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास ये m1 प्लस m2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जस्ट rcm की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपके पास मिल गई, किसकी rcm क्या था, पोजीशन वेक्टर, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो आपको यहाँ पे मिला क्या, किसकी पोजीशन मिल गई,
सेंटर ऑफ मास की, कि मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है वो ये होगी, डेट इज़ m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन.